की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। बांस हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है सदियों से। शायद इसकी खास वजह यह है कि बांस अन्य पेड़ों के मुकाबले लगभग 35% तक ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है और अब यही बांस हमें सारी दुनिया के लिए जो चुनौती बनी हुई है उस प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट भी देने वाला है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो ये जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं आज के अपने एंटरप्रेन्योर के पास, जिनका नाम है संतोष कुमार। हम लोगों ने कृषि के अवशेष से एक मटेरियल तैयार किया है जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस करता है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं फाउंडर एंड CEO हूँ पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि एक IIT कानपुर सपोर्टेड स्टार्टअप है। हम लोगों ने बांस और एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर यानी कृषि के अवशेष से एक मटेरियल तैयार किया है जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस करता है वेरियस एप्लीकेशन में। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और जैसा कि आपने बताया कि आपका जो स्टार्टअप है पेसिंग ग्रास, वो प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट करता है, तो समझना चाहेंगे किस तरह से प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहे हैं आप और क्या कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो पेसिंग ग्रास एक मटेरियल डेवलप किया है जो कि बनता है बैम्बू, बांस, राइस हर्स, धान की भूसी और पराली और जितने भी एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर होते हैं उससे मिला के हमने अपना एक मटेरियल बनाया है जो कि दो टाइप का मटेरियल है। पहला मटेरियल जो हमारा ये बैम्बू और राइस हर्स, पराली और एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर के साथ है, वो फॉर जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए है, जो कि डिफरेंट सेगमेंट में प्लास्टिक को रिप्लेस करता है। सेकेंड मटेरियल हमने बैम्बू और एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर से लाइक धान की भूसी, पराली, कॉफी हस्क, बैम्बू बेस्ड वो जो बनाया है हमने एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए बनाया है, जो कि आपको फायर रिटार्डेंसी, मतलब जिससे अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आग नहीं लगती है और उसपे करंट भी पास उससे नहीं होता। तो ये दो टाइप के मटेरियल हमारे पास हैं जो कि पेसिंग ग्रास ने खुद डेवलप किया हुआ है। वन फॉर द जनरल पर्पस, जो नॉर्मल जो आपका टेबल, कटलरी, ग्रॉसरी आइटम, टेबल वेयर आइटम्स, उसमें आप यूज कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन वाला मटेरियल, उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हम उसको यूज कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल मैंने जान लिया है यहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लेकर आए हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और समझूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से काम कर रही है, उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये जो स्टार्टअप का सफ़र है कब और कैसे स्टार्ट हुआ। मैम, मेरा जो स्टार्टअप का सफ़र है वो बेसिकली स्टार्ट तो 2021 में ही हो गया था, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब करता था और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेवलिंग करने का मुझे मौका मिलता था। तो जब मैंने ट्रेवल किया तब मैंने जाना कि हम इंडिया जो है वो 500 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर हम लोग हर साल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर हमें जला, आप सुनते हो कि बहुत सारे एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर को जला भी दिया जाता है। दूसरा मुझे पता चला कि जो हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू के वर्ल्ड वाइड आफ्टर द चाइना। तो ये सारी बहुत सारा जनरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी दिखी मुझे मार्केट में। दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक सबके लिए एक बर्निंग प्रॉब्लम थी। बढ़ता हुआ कार्बन फुटप्रिंट, बढ़ते हुए प्लास्टिक पोल्यूशन, नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस बाय द बहुत सारे इंडस्ट्री को भी सस्टेनेबल मटेरियल चाहिए अपने प्लास्टिक और अदर चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसको एक स्टडी स्टार्ट करें इस पे। सो 2021 से 2022 तक मैंने स्टडी किया। मैं डिफरेंट जगहों पे घूमा, असम में 1-2 महीने गुजारे, कर्नाटका में गुजारे, तमिलनाडु में गुजारे, अलग अलग स्टेट में मैंने गुजारा और लोगों से समझने की कोशिश की कि किस टाइप के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। फिर हमने करीब 1.5 साल के आसपास रिसर्च किया, जिसमें हमें आपका IIT कानपुर का भी सहयोग मिला और भी इंस्टीट्यूट लाइक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन सब का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। नेक्सस US एम्बेसी का भी सहयोग हमें मिला है। तो हमने अगस्त 2022 में फाइनली पेसिंग ग्रास को इनकॉर्पोरेट कराया और हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में किया। इससे पहले हम लोग रिसर्च स्टेज पे थे। जी, तो आपके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमने देखे। तो जब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करते हैं तो कितना उसको ये रिप्लेस कर पाएंगे, कहाँ तक रिप्लेस कर पाएंगे?
मैम जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक की एप्लीकेशन है, जहाँ जहाँ भी हम प्लास्टिक यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये जो मटेरियल हमने जो ये डेवलप किया हुआ दैट इज कंपैटिबल फॉर द इंजेक्शन मोल्डिंग, प्रोफाइल एक्सट्रूजन, कंप्रेशन मोल्डिंग के थ्रू भी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस है उसके थ्रू हम इसको किसी भी शेप एंड साइज में इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ द प्लास्टिक, मतलब जहाँ जहाँ प्लास्टिक यूज हो रहा है उन सारी एप्लीकेशन में हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं अपने अर्थ फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली और वातावरण के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो हमारे मटेरियल में है। और इससे हम जितने भी एप्लीकेशन है प्लास्टिक के उन सब जगह पे हम इसको अपने मटेरियल का यूज करके हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं। जी, अगर मैं बात करती हूँ जो हम ट्रेडिशनल प्लास्टिक या हम अदर मेटल ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो आप बैम्बू से और जो अदर जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे जो तैयार आप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, कितने ड्यूरेबल होंगे वो? सो ड्यूरेबिलिटी की बात करें मैम तो ऐसा है कि हमारे एक तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं जो भी बैम्बू और राइस से बने हुए हैं सारे टूटेंगे नहीं अगर आप उसको ऐसे करके पटक भी देंगे तो, नॉन ब्रेकेबल जिसको हम बोल सकते हैं। टेक्निकल टर्म में बात करें लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होता है और आपका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का ऐसा होता है कि उसको हम किसी भी चीज़ को अगर हम ऐसे करके ऐसे घुमाते तो कितनी देर में वो जाके टूटता है। वो बेसिकली वो एक होता है कि तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको मेगा पास्कल में वो किया जाता है, बट उसमें हम जो हमने अचीव किया 30 मेगा पास्कल, 40 मेगा पास्कल, 50 मेगा पास्कल, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, उसके हिसाब से हम अपने कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। रही बात फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ की तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट रहता है हमारा, वो भी 50 मेगा पास्कल से ऊपर ही रहता है। और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ तो इतना है कि आप जितना अगर उसको आप तो जब तक आप तोड़ना ना चाहें हमारे प्रोडक्ट को वो टूटेगा नहीं। बेसिकली करते क्या है, अब एक जो फाइबर पहले जो होता है जो बैम्बू और एग्रीकल्चर लेटोवर जितने होते हैं उनको हम फाइबर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो उसकी बाउंडिंग क्रिएट होती है ना, एक OH बाउंडिंग टर्म होता है, उसको हम देसी भाषा में ऐसे समझते हैं, फाइबर और जो बाइंडर होता है एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, वो मतलब माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपको इस टाइप के उसमें वो दिखेगा। कई बार अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है तो हम बैम्बू चारकोल को उसमें और इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, उससे उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा जैसे कि आपने बैम्बू की बात की है, हम सभी जानते हैं कि बैम्बू जो है, बांस जो है वो बहुत हमारे जीवन को इम्पैक्ट करता रहा है और कहा भी जाता है कि उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है बाकी अन्य पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा वो पैदा करता है। तो उस मायने में तो बैम्बू बहुत अच्छा है ही, और आपने उसका इस तरह से इस्तेमाल करके उसको और भी ज़्यादा उपयोगी बना दिया हमारे लिए। तो ये भी समझना चाहेंगे कि बैम्बू में आपने फ़ाइबर की बात की, तो फ़ाइबर क्या होता है, क्या वो उसका एक कोई कॉम्पोनेंट है कि अगर हमारे दर्शक समझना चाहें? इससे पहले मैम एक चीज़ बताना चाहूँगा बैम्बू के विषय में कि जो बांस है ना वो एक चमत्कारी प्लांट है जी। मतलब चमत्कारी ऐसा है कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि एक दिन के अंदर 1 फुट से ज़्यादा ऊपर ग्रो हो सकता है। दूसरी बात, जो कोई भी बैम्बू स्पीसीज होते हैं इंडिया में उसके अंदर 48% के आसपास कार्बन होता है, कार्बन कंटेंट जो हम CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। और एक और चीज़ मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है वो कार्बन से आपका अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम ज़्यादा हैवियर होता है जी। तो एक तो जो बैम्बू है वो 30% ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है, प्लस उसमें मिनिमम आपका 42 से 48% कार्बन कंटेंट होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश करता है। अब हम जो जैसे बैम्बू को यूटिलाइज करते हैं, हमारे लिए हर वो चीज़, हमारे लिए बेस्ट बैम्बू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉ बैम्बू भी हम लोग यूज करते हैं, और आपका जो अगरबत्ती बेस्ट में भी जो बैम्बू के यूज होता है उसको हम यूज करते हैं। बेसिकली बैम्बू को हम फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हमें उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो मैकेनिकल ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, और उसके बाद उसको प्रोसेस करके हम अपना बायो कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं जी। तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया है कि जो पेसिंग ग्रास स्टार्टअप है वो क्या कुछ कर रहा है, साथ ही बहुत सारे आपने देखे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, क्या है उनकी प्रोसेसिंग, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पापा ये सब हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो संतोष जी, जो यहाँ पर बायो कंपोजिट मटेरियल्स आप तैयार कर रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। एक बार जब हमारा बायो कंपोजिट मटेरियल बन जाता है बाई यूजिंग बैम्बू, राइस हस्क एंड द पराली एग्रीकल्चर लेफ्टओवर, सो बायो कंपोजिट मटेरियल बनने के बाद, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लेफ्टओवर है तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो हमारे जो ग्रैनुअल्स होते हैं बायो कंपोजिट के, उसको हम इस हॉपर में पहले हीट करते हैं। हीटिंग टेम्परेचर आपका डिपेंड करता है हमें कितना रखना है, कौन सा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। सो एक बार हमारा बायो कंपोजिट ग्रेनुअल्स जब पूरी तरह से मॉइस्चर उसका रिमूव हो जाता है, फिर हम उसको इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू प्रोसेस करते हैं और हम कोई भी शेप, कोई भी साइज का प्रोडक्ट हम इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू अपने बायो कंपोजिट मटेरियल से बना सकते हैं। तो ये कितना लंबा प्रोसेस होता है, कितना टाइम टेकिंग है, कितना लंबा समय लग जाता है इसमें? सो बेसिकली ये डिपेंड करता है साइज ऑफ प्रोडक्ट कितना है, वेट कितना है प्रोडक्ट का। लेट सपोज अगर हमें एक बड़ा ट्रे बनाना है जिसका आपका 500 ग्राम के आसपास का वेट है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मिनट पर एक प्रोडक्ट बनने में, इंक्लूडिंग कूलिंग टाइम्स, क्योंकि एक बार जब इंजेक्शन मोल्डिंग में हो जाता है उसमें कूलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। सो बड़े प्रोडक्ट का साइकिल टाइम 3 मिनट भी हो सकता है, 4 मिनट भी हो सकता है। जो छोटा प्रोडक्ट होता है तो उसका साइकिल टाइम आपका 2 मिनट भी होता है, कुछ प्रोडक्ट का साइकिल टाइम 1 मिनट भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन से शेप, कौन से साइज का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। जी, और आपने स्टार्टिंग में हमें बताया था कि ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ फायर रेजिस्टेंस भी है, तो किस तरह से ये फायर, मतलब कौन सा ऐसा कंपोनेंट इसमें पाया जाता है बैम्बू में जो इसको फायर रेजिस्टेंट बनाता है? आग नहीं लगने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बैम्बू के अंदर नहीं होती। अगर आप बैम्बू को नॉर्मली फाइबर में कन्वर्ट करेंगे, उस पर आप माचिस लगाएंगे तो वो आग पकड़ लेगा। बेसिकली पहले हम उसको मैकेनिकली इस तरह से ट्रीट करते हैं कि एक हम यूनिफॉर्म टाइप का फाइबर उससे जनरेट करते हैं, और जो आपका राइस हस्क फाइबर है, अगर हम कोई और एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर हम लेते हैं तो सारे फाइबर को हम एक यूनिफॉर्म साइज में लेके आते हैं और उसके बाद उसकी मैकेनिकल प्रोसेसिंग एज वेल एज हम उसमें कुछ अपना फायर रिटार्डेंट एडिटिव्स भी ऐड करते हैं जिससे वो फायर रिटार्डेंट बनता है। तो इस तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये जो आप अपने पेसिंग ग्रास में यूज़ कर रहे हैं, तो जो मटेरियल साइंस है उसको क्या हाइट्स मिलेगी और किस तरह से आप देखते हैं इसको? यस मैम, सो मटेरियल साइंस इंडस्ट्री, अभी जितने भी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, सब अभी जो ढूंढ रहे हैं वो ये ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकें। दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड कि अभी
ऐसा कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बन सकेगा। जो आपकी जो मटेरियल साइंस इंडस्ट्री है उसको एक नया बूम मिल रहा है। वो इसलिए से मिल रहा है कि नेचर ने हमें बहुत कुछ पहले से दिया हुआ है। बैम्बू का जो फाइबर होता है उसमें आपका लिग्निन होता है, आपका सेलुलोज होता है, हेमोसेलुलोज होता है। इन तीनों को हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। किसी केस में हमें होता है कि हमें लिग्निन चाहिए, किसी केस में हमें लिग्निन नहीं चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है कि हम किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, हमें उससे नैनो फाइबर निकालना है, तो हम उसको लिग्निन को भी हटा के एक हाई सुपीरियर क्वालिटी का हम कंपोजिट मटेरियल बना सकते हैं। तो मटेरियल साइंस एक सस्टेनेबल रास्ते की ओर चल रहा है, जिससे ये हो रहा है कि जो नेचर की जो स्ट्रेंथ है, लाइक बैम्बू का जो स्ट्रेंथ है, राइस हस्क में आपको पता होगा उसके अंदर सिलिका पाया जाता है जो कि फायर रिटार्डेंसी को थोड़ा सा इन्हांस करता है। आपके अदर जो कॉफ़ी हस्क होता है, कॉफ़ी हस्क जब कॉफ़ी तुम रोज पीते हैं, उसका जो बाहर की जो खोई होती है उसको कोई नहीं यूज करता, तो उस वक्त क्या होता है, उससे और ज़्यादा हार्डनेस बढ़ जाती है। और तो जो आपने जो सवाल पूछा कि ये मटेरियल साइंस को कितना ऐड ऑन कर रहा है, मटेरियल साइंस को बेसिकली ये और इन्हांस कर रहा है, नेचर से जोड़ रहा है, मटेरियल साइंस को नेचर से जोड़ रहा है। जैसे अभी पहले अब डिजिटल इंडिया आया, डिजिटल रिवोल्यूशन आया, आने वाली इंडस्ट्री में क्या है कि जो मटेरियल साइंस इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है एज कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्री, क्योंकि अब जो नेक्स्ट बूम आने वाला है वो मटेरियल साइंस में ही आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल साइंस है वो आपको वापस पुराने एरा में लेके जा रहा है, जो आपको नेचर से कनेक्ट करेगा। यस, बिल्कुल सही है मैम। और पहले भी हम लोग जैसे कि बैम्बू को तो लोग पुराने ज़माने से यूज करते आ रहे हैं, और उसको पहले ही मैंने जो बताया कि बैम्बू इज ए वंडर प्लांट, एक चमत्कारी वो चीज़ है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जो रॉ बैम्बू होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से ज़्यादा होता है, और बैम्बू का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो कंक्रीट से ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा हम नेचर से जुड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारी जो टेक्नोलॉजी है और इन्हांस होती जाएगी। नेचर से जो भी हम रेफरेंस ले रहे हैं उससे मटेरियल साइंस इंडस्ट्री को एक हम स्पीड ही दे रहे हैं, उसके अंदर हम सस्टेनेबिलिटी और जो नेचर का जितने बेनिफिट है वो हम उसमें अंदर लेके आ पा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपने जैसे जिक्र किया था ऑटोमोबाइल्स में भी इसका काफ़ी है, और आपने कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ है? हमने एक सैंपल तैयार किया था। जैसे हम जब ट्रायल स्टेज पे थे, पहले जब हमने अपना मटेरियल बनाया तो उस टाइम हमारे सबके मन में ये सवाल था बैम्बू इंजेक्शन मोल्डिंग कैसे होगा जी। हमारे पास उस टाइम उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे। तो हमने जब ट्रायल स्टेज पे हमने कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, तो जिसमें यह एक हमने ट्रायल किया था, एक गाड़ी आती है स्कॉर्पियो का लाइट फ्रेम, वो डाई हमारी खुद की नहीं थी, डाई हमने किराए पे ली थी। हमने बस इतना ही ट्राई किया था कि हमारा जो मटेरियल है वो छोटे से छोटे, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स और बड़े से बड़े प्रोडक्ट को बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मशीनें भी मैं देख पा रही हूँ। अगर हम मशीनों की बात करें तो क्या कुछ मशीनें जो हैं यहाँ पर यूज़ हो रही हैं? यहाँ पर जो मशीनरी है मेनली हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और हॉपर्स है। सो हॉपर में हम क्या करते हैं, जो क्योंकि हमारे मटेरियल में नेचुरल फाइबर है, आपका राइस हस्क है, बैम्बू है, इनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो पहले हम हॉपर के अंदर अपने मटेरियल को रखते हैं, उसको हम प्री हीट करते हैं अराउंड 3 से 4 घंटे तक, सो दैट उसका मॉइस्चर एक बार जब खत्म हो जाता है फिर वो साइकिल कंटिन्यू होता है। तो वो हॉपर के बाद हमारे पास यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, जिसके थ्रू हम किसी भी शेप एंड साइज में कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। कंडीशन बस इतनी होती है कि जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना होता है उसके लिए हमें स्पेसिफाइड डाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं अभी हमारे पास, उसकी डाई हमारी खुद की भी है, तो हम अपनी डाई लगाते हैं और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट चाहे उस डाई के, उस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो डाई होता है उसके थ्रू हम उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और बिल्कुल ये क्योंकि हमें मेटल का ऑल्टरनेट भी दे रहा है, तो आपके मैंने प्रोडक्ट्स देखिए जो हमारे घर में यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स हैं वो सब आपने यहाँ पर तैयार किए हैं। तो कितने, मतलब क्या हम नॉर्मल बर्तनों की तरह उनको वॉश कर पाएंगे? यस मैम। सो बेसिकली क्या हमारे जितने भी टेबल वेयर्स होते हैं, एक तो सबसे पहले हमने हमारा मटेरियल फूड ग्रेड टेस्टेड है और इसका जो भी ISBS होता है उस स्टैंडर्ड के थ्रू हमने टेस्ट करा रखा है। दूसरा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो BPA फ्री भी है, डिश वॉशर सेफ है, माइक्रोवेव सेफ है और नॉन ब्रेकेबल है। आप इसको डिश वॉशर में धो सकते हैं, रफ हैंड से धो सकते हैं, फूड ग्रेड क्वालिटी बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं है। और
जब तक आप तोड़ना ना चाहें हमारे टेबल वेयर को, वो नहीं टूटेगा। इट्स नॉन ब्रेकेबल टेबल वेयर। और जब हम फूड ग्रेड कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप उसमें खाना खाते हो पूरी तरह से सेफ है, उसमें कोई केमिकल। यस, तो इसको मैं पूरा फूड ग्रेड जो होता है बेसिकली एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट। वो टेस्ट जो होता है 10 दिनों तक चलता है। उसमें जितनी भी चीज़ हम खाते पीते हैं उसको लिक्विड के अंदर उसमें 10 दिन तक लिक्विड रखा जाता है और ये देखा जाता है कि क्या उस लिक्विड से हमारे प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऑब्जर्व हुई। अगर थोड़ा भी उसके अंदर ऑब्जर्व होता है तो ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट आपका पास नहीं होता। तो ये जो 10 दिनों की टेस्टिंग है वो हमने अपने प्रोडक्ट पे कराई और हमारा प्रोडक्ट ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट को बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली पास किया। तो पेसिंग ग्रास के थ्रू आज हम जो टेक्नोलॉजी है उसको इतनी आम भाषा में समझ रहे हैं कि आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा होगा। आज से पहले हम शायद ये टर्म्स नहीं समझते थे, हमें लगता था ये सिर्फ साइंस से जुड़ी हुई टर्म्स है, लेकिन ये आपके और हमारे मतलब की टर्म्स हैं, हमें इन्हें जानना जरूरी है। और संतोष जी आप बहुत आसान शब्दों में समझा पा रहे हैं कि साइंस और जो आम जीवन में वो किस तरह से कनेक्टेड है। संतोष जी से और भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो संतोष जी हमने बहुत सारी चीजें आपसे जानी, प्रोसेसिंग जानी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी हमने समझ लिया, लेकिन हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं। आई एम श्योर आपके भी कुछ अपने चैलेंजेस होंगे और रहे होंगे शुरुआती दौर में, क्या कुछ है वो? जो हमारा जो मेन चैलेंज था अवेयरनेस इन द मार्केट। दूसरा क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैम्बू प्रोसेसिंग का वो थोड़ा कम है इंडिया में। बट और तीसरा जो चैलेंज है, जो हमारा जो बिजनेस है आप देख रहे हैं, मशीनरी एंड ऑल दैट, इट्स ए कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। तो ये 3 चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी वो चैलेंजेस लर्निंग में बदल गए और हमने सीख लिया कि अब जो भी चीज़ें आती है आगे कैसे कर सकते हैं। तो अभी चैलेंजेस लर्निंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। तो जैसा आपने कहा कि लोगों में अवेयरनेस कम है, लेकिन जो कोविड वाला दौर हम सब ने देखा है उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, तो धीरे धीरे इसके प्रति भी बढ़ेगी, क्योंकि अब ये सिर्फ देश का मुद्दा नहीं रह गया, दुनिया का मुद्दा है। कार्बन एमिशन की बात करें, चाहे हम प्लास्टिक की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप देखते हो कि हर दिन ऐड आता है, सोलर का, बैटरी का, इसका उसका, हर जगह का ऐड है। हम एनर्जी को ट्रांजिशन कर रहे हैं कि ठीक है हमें रिन्यूएबल सोर्स में जाना है, लेकिन मटेरियल ट्रांजिशन की बात कौन करेगा? उसके लिए भी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है। और हमारी कोशिश, हम मटेरियल रिप्लेस करने के लिए मार्केट में नहीं आए मैम। हमें जो है, हमारा जो मेन इसमें क्या है कि एक तो हमें ग्लोबल सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है इसके थ्रू, क्योंकि ये गरीब मैन, जो गरीब लोगों की जो टिम्बर जिसको बोलते हैं पुअर मैन टिम्बर, इसको एक वाइज मैन टिम्बर में कन्वर्ट करना, जो कि ये इंश्योर कर लोकल जो लाइवलीहुड है आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे लाइवलीहुड प्रॉब्लम है जो कि हम लोग बैम्बू पे ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। अगर हम एक बैम्बू की कंजप्शन रेट को और इंक्रीज कर दे
बैम्बू का कंजप्शन इंक्रीज हो गया, वहाँ पे आपकी लाइवलीहुड इनकम बढ़ जाएगी, लोगों की सस्टेनेबल इनकम लाइक मंथली इनकम उनकी इंक्रीज हो सकती है। मटेरियल जो नॉन फर्टाइल लैंड है, बैम्बू की एक और खासियत तो बीच में रहेगी, जो नॉन फर्टाइल लैंड है वहाँ पे भी हम बैम्बू को लगा सकते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन से हमारा जितना प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम को भी हम उसको वो कर सकते हैं। प्लस बैम्बू लगाने के एक और एडवांटेज ये होता है कि जो आपकी नॉन फर्टाइल लैंड है वो फर्टिलिटी भी उसकी धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाती है। और अगर हम आपके मिशन की बात करें, हालांकि काफ़ी कुछ इस आंसर से भी मुझे समझ में आया कि आप एक मिशन के साथ ही चल रहे हैं, तो आने वाले अगले कुछ सालों में क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं? मैम हमारा तो मेन विजन, मतलब जो मेन विजन है, हमें अपना एक बायो कंपोजिट मैन्युफैक्चरर बनना है, बायो यूटिलाइजिंग बैम्बू एग्रीकल्चर लेफ्टओवर, जितने भी टाइप के एग्रीकल्चर लेफ्टओवर होते हैं, सो दैट हम जितना भी एग्रीकल्चर लेफ्टओवर है उसको यूटिलाइज करके उसका एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव बना सके। दूसरा, जब अगली बार जब हवाई जहाज में बैठे तो हम ये चाहेंगे कि जो इंटीरियर है हवाई जहाज का वो बैम्बू का बना हो, उसके जो उसमें जो ट्रे आ रही है वो बैम्बू की आ रही हो, कॉफी मग जो आपको मिले वो बैम्बू का मिले, जब अपनी सीट आप आगे वाली ऐसे करके आप फोल्ड करें वो भी बैम्बू का बना हो, ऑल्दो अभी वो प्लास्टिक और कार्बन फाइबर का बना है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की प्लास्टिक इकोनॉमी जो है वो $2 ट्रिलियन की, आप समझ सकते हैं कितना, हमारी अभी हम $5 ट्रिलियन तक पहुंचने वाले, तो पूरे वर्ल्ड की जो प्लास्टिक इकोनॉमी है वो $2 ट्रिलियन की है। हम ये चाहते हैं कि जितना से जितना हम प्लास्टिक को खत्म, मतलब प्लास्टिक को हटा के बैम्बू को उसके अंदर यूटिलाइज कर दे, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होता रहे, लोगों की इनकम भी बढ़ती रहे, सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट होता रहे। नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे ईस्टर्न रीजन हो, बिहार हो, यूपी हो, जो भी किसानों का जो एक वो है कि उनको भी ये समझ में, अभी क्या है कि गन्ना, आप सबको पता है गन्ना कहाँ बेच लें, लेकिन अगर आप किसी किसान से पूछेंगे कि अगर मैं बैम्बू लगा रहा हूँ, बैम्बू कहाँ बेचेंगे, बट बैम्बू में इनकम ज़्यादा है। तो जो हमारा मेन विजन है कि हमें जो बैम्बू, जो एग्रीकल्चर, जो मटेरियल साइंस है एग्रीकल्चर लेफ्टओवर का, उसे एरोप्लेन तक पहुंचाना है। आगे हो सकता है तो हो सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी में भी उसका यूज हो सके, पता नहीं क्या हो सकता, बट ये मिशन है हमारा। तो ये तो आपका मिशन है और बहुत अच्छा मिशन है, लेकिन इसको स्केल अप करने के लिए आप क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? तो हमारा जो स्केलेबिलिटी का ये है कि एक तो हम मार्केट में इसकी डिमांड क्रिएट करेंगे, और जब इसकी मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा करके जितना हमारी ये कोशिश रहेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को हम अपने बैम्बू और एग्रीकल्चर लेफ्टओवर कंपोजिट से या मटेरियल से उसको रिप्लेस किया जा सके। और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी हमारे मटेरियल की अभी कुछ इंक्वायरी आनी है, स्टार्ट हुई है, लाइक यूरोपियन कंट्री हुआ है जो कि सस्टेनेबिलिटी पे जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ से हमारी डिमांड ज़्यादा आएगी। तो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा फोकस रहेगा, उसके स्केलेबिलिटी को, प्लस प्रोडक्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लॉन्च कर सके, जितने ज़्यादा लोग सेगमेंट को हम टच कर सके, उसको स्केलेबल करने के लिए उतना हम करेंगे मैम। तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप बनाकर चल रहे हैं, और तो आपसे मैसेज भी जानना चाहूँगी, आप किन लोगों को आज मैसेज देना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैम बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मार्केट में आपको एक प्लास्टिक प्रोडक्ट दिखे और एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट दिखे जो बैम्बू और रिन्यूएबल सोर्स, एग्रीकल्चर सोर्स से बना हुआ है, अगर प्राइस में आपको ज़्यादा डिफरेंस ना लगे तो कृपया उस चाइनीज प्रोडक्ट के कंपैरिजन में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को भी आप उसको सेलेक्ट करें। और दूसरी सबसे खास अपील है, आप घर के सामने भी बैम्बू लगा सकते हो, आजकल सांप बिच्छू का कोई डर नहीं रहता, ऐसे बैम्बू आ चुके हैं। आप जब बैम्बू लगाओगे आपके घर के आसपास ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, टेम्परेचर का भी डिफरेंस आपको फील होगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैम्बू लगाएं और एग्रीकल्चर लेफ्टओवर को जलाएं ना, ज़्यादा से ज़्यादा बैम्बू लगाएं और सस्टेनेबल प्रोडक्ट को चूज करें, ये हमारा मैसेज है। बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पर संतोष जी का, और संतोष जी आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे और साथ ही आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हों। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे IIT कानपुर।